साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं 150 प्रश्नों की पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के लिए। और हमारे 6 टेस्ट हो चुके हैं, ये आज हमारा 7वां टेस्ट है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहे हैं, तो आज के हम टेस्ट में इकोनॉमी शामिल करेंगे। पिछले टेस्ट में हमने पॉलिटी देखा था। हमारे पहले टेस्ट से शुरुआत जब हुई थी तो पहले टेस्ट में मिसलेनियस था, यानी सारे सब्जेक्ट के प्रश्न थे, जिसमें यूपी स्पेशल भी था, करंट भी था, सारे सब्जेक्ट थे। फिर दूसरा टेस्ट जो हमारा हुआ वो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से था। तीसरा टेस्ट जो हुआ वो हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री था। फिर चौथा टेस्ट जो हुआ वो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी था। फिर उसके बाद हमारा जो छठा टेस्ट हुआ वो हुआ हमारा, नहीं, पांचवा टेस्ट हुआ हमारा इंडियन ज्योग्राफी और छठवां टेस्ट हुआ हमारा पॉलिटी। आज हमारा 7वां टेस्ट है, तो आज के टेस्ट में हम शामिल करेंगे इकोनॉमी को, और साथ साथ इसमें लास्ट में कुछ प्रश्न आपको यूपी स्पेशल भी देखने को मिलेंगे। हर टेस्ट सीरीज में यही देखने को मिल रहा है कि लास्ट में आपको कुछ प्रश्न जो है यूपी स्पेशल उससे रिलेट करके मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारी और भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आर ओ के लिए और पीसीएस के लिए अलग से भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे है। और साथ साथ विज़न की भी और भी क्लासेस जो दी गई हैं वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। 150 प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन सहित हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित गतिविधियां दी गई हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो उसमें क्या शामिल किया जाता है ये हमको जानना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है यूट्यूब के माध्यम से 1.2 या 1.25 में देख सकते हैं या 1.5 में देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र जैसे जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र हमारा किससे संबंधित होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र संबंधित होता है प्राथमिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी गतिविधियां, जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण, ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि आदि से संबंधित। ठीक है, तृतीयक जिसे टर्सरी सेक्टर हम कहते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र जिनके अंतर्गत सेवाएं आती हैं। ठीक है, फिर चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है? चतुर्थक क्षेत्र शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों को चतुर्थक क्षेत्र कहा जाता है। फिर पंचम क्षेत्र क्या होता है? पंचम होता है शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों से। क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचम क्षेत्र में रखा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारों तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति निर्णायक लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र जैसे इसमें नहीं दिया है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सारे प्रश्नों को देखेंगे। आगे है हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित बैंकिंग निम्नलिखित में से क्या है? तो मिश्रित बैंकिंग क्या होती है? तो मिश्रित बैंकिंग होती है जब वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग की गतिविधियां एक साथ करते हैं। ठीक है, मिश्रित बैंकिंग वह प्रणाली है जिसमें बैंक एक साथ वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग की गतिविधियां करते हैं। ये बैंक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अल्पकालीन और दीर्घकालिक ऋण देते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया खराब ऋणों को जन्म देती है। यह बैंक की तरलता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2010 में। ठीक है, पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी जो है 2010 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर यूरिया को छोड़कर सब्सिडी वाले फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के आधार पर ग्रेड पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक संपत्ति या सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने के लिए निवेश है?
तो ये निवेश होता है हेजिंग, हेजिंग टर्म होता है। हेजिंग प्रबंधन जोखिम वित्त के प्राथमिक कार्यों में से एक है। यह जोखिम प्रबंधन प्रतिकूल मूल्य से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं है। ठीक है, नहीं है, किया गया है, पूछा है। तो इसमें से जो है प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, ये जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्राथमिक घाटे का उन्मूलन यानी FRBMA 2003 में निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA को वर्ष 2003 में तैयार किया गया तथा जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया। प्राथमिक घाटा पिछले वर्षों के उधारों के ब्याज भुगतान को घटाने के लिए राजकोषीय घाटा है, यानी प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ चालू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम मंडल के टुंडरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा अस्तित्व में आई। तो ये थी जो है HR खान समिति, RH खान समिति। ठीक है, RH खान समिति की सिफारिशों के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा अस्तित्व में आई। यूनिवर्सल बैंकिंग या सार्वभौमिक बैंकिंग में बैंकिंग के साथ साथ वित्तीय सेवाओं जैसे बीमा, विकास बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचे में राजमार्गों को जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से लेके 79 तक। ठीक है, 1974 से 79 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय बुनियादी ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई तथा कई सड़कों को चौड़ा किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। अभी जैसे मैंने बताया, तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है मत्स्य पालन, डेयरी उत्पादन, मधुमक्खी पालन। सुई निर्माण और व्हाइट कॉलर हैकिंग ये दोनों नहीं आती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। वो क्षेत्र आते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो मत्स्य पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई, तो ये हुई 1969 से लेके 74 तक। ठीक है, इसके दौरान जो है 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। 16 अप्रैल 1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है, बुल तथा बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो बुल और बियर जानते ही हैं, ये शेयर मार्केट के जो है शब्द हैं। बियर मार्केट उस समय संदर्भित बाजार को संदर्भित कर रहा होता है जब शेयर की कीमतें लगातार गिर रही होती हैं। बियर मार्केट में निवेश करना अधिक जोखिम भरा माना जाता है। बुल मार्केट ऐसे बाजार को संबोधित करता है जब जिसमें निरंतर शेयरों की कीमत में वृद्धि हो रही होती है। बुल मार्केट दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है और रोजगार का उच्च स्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग
107वीं है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 121 देशों में 107वां रहा है। 2021 में भारत की रैंकिंग 116 देशों में 101वीं रही। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट 2006 से प्रकाशित हो रही है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति मापने का निर्देशक क्या है? तो मुद्रास्फीति मापने का निर्देशक होता है थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी दोनों। ऑप्शन सी सही है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI दोनों तरह से मापा जाता है। मुद्रास्फीति का मापन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तब स्थिति क्या होती है? तब स्थिति हो जाती है मंदी की। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तो मंदी की स्थिति हो जाती है। मंदी की स्थिति अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है। मंदी की स्थिति में उत्पादक वर्ग को हानि होती है और वह नए उत्पादन व निवेश के लिए प्रेरित नहीं होता। ऐसे में पुनः नए रोजगार सृजन में भी कमी होती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो हरित क्रांति में कौन से कथन सही? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड थे, बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के सूत्र MS स्वामीनाथन है, यह भी सही है। बीज मैक्सिको से आयात किए गए थे, यह भी सही है। हरित क्रांति में सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं की फसल पर हुआ, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी चारों सही है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए, हरित क्रांति में निर्भरता का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और MS स्वामीनाथन दोनों को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के माध्यम से कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो रक्षा क्षेत्र में पूछा जा रहा है FDI जो है कितने प्रतिशत स्वचालित मार्ग से है और कितना सरकारी मार्ग से है? तो वो है कितना, 74% हमारा जो है स्वचालित मार्ग से है और 100% जो है सरकारी मार्ग से है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रुपए की क्रय क्षमता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य होता है मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा से। ठीक है, रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य क्या है? कोई व्यक्ति एक निश्चित मुद्रा में कितनी सेवा या वस्तु का बाजार से क्रय कर पाता है, इसे ही क्रय क्षमता या व्यक्ति की क्रय क्षमता भी क्या कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ठीक है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण कौन सा नहीं हो सकता है? तो इसमें से जो है सहकारी कृषि नहीं हो सकता है। बाकी जनसंख्या का दबाव, भूजोतों का छोटा आकार और पारंपरिक तकनीक का प्रयोग जो है कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, GDP की अवधारणा में निम्न में से जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं? तो उसमें जो है शामिल नहीं होते हैं विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर और साथ साथ जो है शामिल नहीं होते हैं 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों हमारे शामिल नहीं होते, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे शामिल होते हैं और साथ साथ सामुद्रिक सीमा भी शामिल होता है। ठीक है, किसी देश की आर्थिक दृष्टि से भौगोलिक सीमा का विस्तार उस देश की सामुद्रिक, राजनीतिक एवं स्थल विस्तार को शामिल करता है। इसके अलावा पानी के जहाज, छोटी नाव जहां तक जाती है वहां भी उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत माना जाता है। विदेशों में स्थित दूतावास, सैनिक अड्डे, सांस्कृतिक केंद्र उस देश की भौगोलिक सीमा माना जाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जवाहर योजना का उद्देश्य है। तो जवाहर योजना का उद्देश्य होता है, सभी ये जो दिए गए हैं वो सारे जो है जवाहर योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने से, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने से, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचा सुदृढ़ करने से। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनबीएफसी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एनबीएफसी अगर आप पढ़े होंगे तो एनबीएफसी के बारे में जो है जानना है। एनबीएफसी बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंक से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। सही है। एनबीएफसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पैसे जुटाते हैं। यह भी सही है। एनबीएफसी निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों को समय पर और लचीले तरीके के साथ पूरा करते हैं। यह भी सही है। एनबीएफसी की नियामक संस्था आरबीआई है। यह भी सही है। चारों मतलब हमारे सही है। मतलब जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन हमारे सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिलिप वक्र कई बार पूछा गया प्रश्न है। फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध दर्शाता है। तो ये दर्शाता है जो है फिलिप वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। फिलिप वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। अर्थात यह वक्र दर्शाता है अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम रहती है, और अगर मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन से हैं। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि यानी बैंकों, सरकारी कंपनियों, एनबीएफसी आदि को ऋण दिया जाता है। सही है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। ये बैंक दर जो है दीर्घावधि के लिए होता है, लेकिन रेपो रेट लघु अवधि के लिए ऋण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दोनों सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन से हैं। ठीक है, पहला कथन कहता है, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेशित रखना अनिवार्य है। गलत है। दूसरा है, सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद स्वरूप जमा करना अनिवार्य है। ये भी गलत है, दोनों उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सीआरआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य है। इसे 3 से 15% तक रखा जा सकता है। और एसएलआर जो के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास गैर नगद के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसे आरबीआई 25 से 40% तक तय कर सकता है। ठीक है, दोनों उल्टा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब दोनों गलत हैं। ठीक है, कौन सा सही है पूछा है, तो दोनों सही नहीं है। ठीक है, दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डियर मनी यानी प्रिय धन का सही प्रभाव है। तो डियर मनी का सही प्रभाव होता है हमारा उधार महंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? उधार महंगा हो जाता है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक दर में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। अगर बैंक दर में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा। तो बैंक दर में वृद्धि करने पर ब्याज दरों में भी वृद्धि हो जाती है। यानी बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, फिर बैंक एवं वित्तीय संस्थान इसी दर के अनुसार ग्राहकों को ऋण देने के ब्याज की दर का निर्णय करते हैं। अतः यही बैंक दर बढ़ती है तो ब्याज दरों में भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है,
पहला कथन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई, बिल्कुल सही है। तब इनकी संख्या कितनी थी? तब इनकी संख्या 5 थी, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घर घर तक पहुंचाना था, खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना, ताकि वे शाहूकारों पर निर्भर न रह सके। तो ऑप्शन हमारा दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है CRR में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगी? अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो CRR बढ़ाने पर बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। CRR जो है नगद आरक्षित अनुपात होता है, जिसके अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास नगद स्वरूप में रखना अनिवार्य है, या 3 से 15% तक हो सकता है। इसके अलावा जब बैंक CRR में वृद्धि होगी तो बैंकों को RBI के पास अधिक धन नगद रूप में जमा करना पड़ेगा, अतः बैंकों के पास धन की उपलब्धता में कमी आएगी और वह ग्राहकों को कम ऋण उपलब्ध करा पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है शंघाई में। कहाँ है? शंघाई में, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। यह ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को 100 अरब डॉलर की पूंजी के साथ हुई, ठीक है। तो 2014 में इसकी स्थापना होती है, यह जरूर याद रखिएगा, 15 जुलाई को, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स जारी करता है? तो रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है राष्ट्रीय आवास योजना के द्वारा, ठीक है। रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आवास योजना। और इसके अलावा जो है यह बेंचमार्क का एक सेंट है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों आवास मूल्य संकेतकों को ट्रैक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 से लेके 1956 तक रही है। तो ये जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, बिजली एवं अन्य आधारभूत ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित थी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 नहीं रही है, बल्कि 1974 से लेके 1989 तक रही है, ठीक है, 1979 तक। तो हमारा पहला ही सही नहीं है। बाकी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 सही है, और 12वीं 2012 से 2017 तक रही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सुमेलित नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाजार में श्रम की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो बाजार में श्रम की आपूर्ति जो है निर्भर करती है ये सभी पर। श्रम बल में जनसंख्या का अनुपात, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कुल घंटे की संख्या, कार्य जो करता है उसमें किए गए कुल घंटों की संख्या, और जनसंख्या का आकार, ये तीनों जो है हमारे सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी होगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों कारकों पर निर्भर करती है। श्रम की आपूर्ति जनसंख्या के आकार, दी गई जनसंख्या में से काम के लिए उपलब्ध श्रमिकों की संख्या, काम के घंटों की संख्या, काम की तीव्रता, श्रमिकों के कौशल, काम करने की उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मतलब तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में फसलों की स्थानिक व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो स्थानिक व्यवस्था कहलाती है फसल प्रतिरूप। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है फसल प्रतिरूप क्या है। तो फसल प्रतिरूप या सस्य प्रतिरूप का अर्थ है एक निश्चित समय पर विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्रफल का अनुपात एक विशेष प्रतिरूप में व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पाद ई कॉमर्स के लिए प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? तो कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? तो ये है 100%। ठीक है, 100%। भारत सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत खाद्य उत्पादों के विपणन और खाद्य उत्पाद ई कॉमर्स में 100% एफडीआई की अनुमति दी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉमर्शियल पेपर शब्द हाल ही में आईएल और एफएस संकट के संबंध में समाचार में बना रहा। कॉमर्शियल पेपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉमर्शियल पेपर है क्या, यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला कथन है, यह एक असुरक्षित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सही है पहला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वाणिज्यिक पत्र वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। यह एक असुरक्षित मुद्रा बाजार है। दूसरा है, अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफएफआई को वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने की अनुमति नहीं है। तो दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि जो है कारपोरेट प्राथमिक डीलर सीपीडी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान आईआईएफआई वाणिज्यिक पत्र यानी सीपी जारी करने के पात्र होते हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किस वर्ष तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। ठीक है, भारत सरकार ने सोलर से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य 2022 तक रखा था तथा 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट और बायो पावर से 10 गीगावाट और लघु पन बिजली से 5 गीगावाट शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दुग्ध उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, 2021 के अनुसार। सही है। दूसरा है, भारत में वर्ष 2021 में लगभग 209 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया है। ये भी सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक उपभोक्ता है। साथ ही साथ भारत में 2021 में 209 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया है, जो कि 2020 में 198 मिलियन टन था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है हमारा, G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना तथा सतत वैश्विक आर्थिक विकास प्राप्ति की दिशा में सहयोग करना है। बिल्कुल सही है। G20 की 18वीं बैठक 2023 में नई दिल्ली में हुई। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। G20 इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा और जान लीजिए। G20 का आगामी 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को होने वाला है। 2022 को G20 सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को बाली में संपन्न हुआ। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। यह 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का समूह है। इसमें 19 देश और 20वां यूरोपीय संघ शामिल है। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, सतत आर्थिक विकास की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ की गई मैंने जो वीडियो बनाया है, पिछला वीडियो जो आर के लिए है, उसमें भी ये प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसे भी जाके देख लीजिएगा। 26वां टेस्ट है वो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी योजना की शुरुआत होती है 13 मई 2016 से। ठीक है, 13 मई था 2016 से। ठीक है,
यह योजना कृषि मंत्रालय के अधीन आती है। साथ साथ यह एक फसल बीमा योजना है जो वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप है। इसमें किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करके उन्हें सशक्त करना शामिल हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनबीएफसी को किस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया गया? तो एनबीएफसी को विनियमित किया गया कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है या विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में लगे हुए हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमित है। ठीक है, यदि किसी कंपनी को एनबीएफसी के रूप में कार्य करना है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी उत्पाद की घरेलू कीमत किसी देश में विश्व कीमत के बराबर होगी? तो ये होगी, देश मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है। जब कोई देश मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है तो घरेलू कीमत दुनिया में कहीं और कीमत के बराबर होगी। इसे बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार कहा जाता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है कि आरबीआई के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष जो है आरबीआई गवर्नर होते हैं। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के जो है अध्यक्ष होते हैं। यह एक 6 सदस्यीय समिति है जिसमें भारत सरकार और आरबीआई दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया। 1934 के तहत भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लोन की पहल के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण कौन सा नहीं है? तो हमारा जो है कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कारण नहीं है पूछा है ना, सीआरआर में वृद्धि जो है हमारा कारण नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कारण नहीं, सीआरआर नहीं, सॉरी सीआरआर होगा, प्रत्यक्ष कारण नहीं है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा पेट्रोल के दाम में वृद्धि और साथ साथ जो है हो जाएगा सीआरआर में वृद्धि, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, आय में वृद्धि और मांग में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के प्रत्यक्ष कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उजाला योजना, उज्ज्वला नहीं, ठीक है, उजाला योजना उज्ज्वला से अलग है। उजाला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करें। उजाला योजना है क्या? तो उजाला योजना है, योजना का उद्देश्य दैनिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाना है, बिल्कुल सही है। योजना ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उजाला योजना जो है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक, और तीसरा है, इस योजना के तहत सरकार 1/3 बाजार मूल्य पर घरों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है, और इसके अलावा है क्या, उजाला योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी और यह योजना एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड यानी ईईएसएल द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उज्ज्वला योजना के बारे में। ठीक है, उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हमारे सही है? पहला है, आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। इसके अलावा एक ही घर में किसी के पास कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। उज्ज्वला 2.0 के तहत
1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को अब गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एड्रेस प्रूफ यानी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। केवल अपने आवासीय पते की स्व घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। आवेदक बीपीएल परिवार से संबंधित होना आवश्यक है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो उसमें से होता है निगम कर, संपत्ति कर और आयकर। ये तीनों कर जो है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। जानते हैं, प्रत्यक्ष कर लोगों या कंपनियों की आय, संपत्तियों या संपत्ति पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। एक प्रत्यक्ष कर पूरी तरह से उस संस्था द्वारा वहन किया जाता है जो इसका भुगतान करती है और इसे किसी अन्य संस्था को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका नहीं है? तो कृषि की भूमिका और अर्थव्यवस्था में कौन सी नहीं हो सकती है? तो वो होती है सबसे बड़ा निर्यात प्रदाता। ठीक है, की भूमिका नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा निर्यात प्रदाता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को अन्य प्रकार से देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी, सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र, पूंजी निर्माण में योगदान, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। ठीक है, ये जो है सबसे बड़े निर्यातक नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल समानांतर फसल का उदाहरण है? समानांतर फसल जानते ही हैं। समानांतर फसल गेहूं, सरसों इसमें उदाहरण है सबसे बड़ा, क्योंकि समानांतर फसल वह फसल है जहां दो फसलों का चयन किया जाता है जिनकी वृद्धि की आदतें अलग अलग होती हैं। इनमें एक दूसरे के बीच शून्य प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे गेहूं और सरसों के बीच। चावल सरसों तो हो ही नहीं सकता है, जानते ही हैं। गन्ना चावल भी नहीं हो सकता और गेहूं चना भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक वन आकलन रिपोर्ट जारी करता है? तो वो जारी करता है UNFAO। ठीक है, UNFAO। ठीक, वैश्विक वन संसाधन आकलन एफआरए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के वानिकी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह दुनिया के वन संसाधनों की स्थिति और प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी करती है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, यह विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह देशों को कुछ संकेतकों के अनुसार आकलित करता है। ये संकेतक किसी भी देश में व्यापार करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों में शामिल है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों में कौन शामिल होता है? तो ये जो है शामिल होते हैं सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आवश्यक उपभोग वस्तुओं के समान वितरण द्वारा लोगों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराना, सही है। कीमतों के उतार चढ़ाव को कम करना, कमजोर वर्गों को आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान प्रश्न है अगला, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? पिछले वर्ष ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑपरेशन फ्लड जानते ही हैं किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है हमारा वर्गीज कुरियन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाफर कर्वया वक्र दर्शाता है। तो लाफर कर्वया वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कर राजस्व और कर की दर के मध्य संबंध। ठीक है, लाफर वक्र 1974 में अर्थशास्त्री लाफर द्वारा बनाया गया था।
यह नेत्रहीन रूप से कर की दरों व सरकारों द्वारा एकत्र कर राजस्व की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है। कर की दरों में कटौती से कुल राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई थी। ठीक है, सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई थी। इसका उद्देश्य बाजार की ताकतों को सुविधाएं प्रदान करना और दक्षता में वृद्धि करना था। इसके अंतर्गत एलपीजी को लाया गया, उदाहरण के लिए निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति जो है का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता के कारण मांग का पूर्ति के सापेक्ष तेजी से बढ़ना है। विभिन्न उपायों के माध्यम से तरलता को कम किया जा सकता है, तो वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। ठीक है, तो किस तरह जो है कम किया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके, पहला ऑप्शन सही है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके, दूसरा भी सही है। बैंक दर में वृद्धि करके, तीसरा सही है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है तरलता में वृद्धि होना। ठीक है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था से तरलता में वृद्धि होगी जब किसी अवधि में व्यय संप्राप्ति से अधिक हो, तो इस घाटे की वित्तीय व्यवस्था या घाटे का बजट कहते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था को 3 प्रकार से पूरा किया जाता है: नए नोट छापकर, विदेशी ऋण लेकर, आंतरिक ऋण लेकर, अर्थात देश की जनता से ऋण लेकर। इस प्रकार बाजार में धन की आपूर्ति सुनिश्चित होने से तरलता में वृद्धि होगी। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ योजनाएं दी गई हैं, एक तरफ प्रारंभ तिथि दी गई है। ठीक है, कौन सी योजनाएं किस सन में शुरू की गई? स्किल इंडिया मिशन पहला दिया गया है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 से होती है। 15 जुलाई 2016 से होती है, सॉरी 15 जुलाई 2016 से होती है। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2016 से। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2016 से, और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है 16 जनवरी 2016 से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, HDI रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है, सही है। HDI रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के UNDP द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, HDI रिपोर्ट 2021-22 में भारत की रैंक 189 देशों में 131वीं रही। तो 2021-22 में जो है 132 रही, ना कि 131। कितनी रही? 132 रही। तो दूसरा हमारा गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सबसे कम खुशहाल देश है? तो सबसे कम खुशहाल देशों में आता है अफगानिस्तान। ठीक है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की। यह इसका 10वां संस्करण है। अफगानिस्तान को इसमें 146वां स्थान मिला। कुल देश 146 ही थे। ठीक है, इसमें जो है आखिरी देश आया अफगानिस्तान का। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक शामिल होते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं ये चारों: जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष तथा औसत वर्ष,
सकल राष्ट्रीय आय और साथ साथ लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चारों जो होते हैं। ठीक है, एचडीआई का एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों के आधार पर मानव विकास को में औसत उपलब्धि को मापता है। जीवन प्रत्याशा जो होती है, जीवन प्रत्याशा 2021 के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हो गए 6.7 वर्ष। अगर सकल राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,590 अमेरिकी डॉलर थी। इसके अलावा लैंगिक असमानता सूचकांक में इसमें भारत का स्थान 122वां है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी कहलाती है? हार्ड करेंसी किन देशों की मुद्रा कहलाती है? तो वो कहलाती है विकसित देशों की। विकसित देशों की जो मुद्राएं होती हैं वो हार्ड करेंसी कहलाती हैं। हार्ड करेंसी को कठिन मुद्रा, संरक्षित या सुरक्षित जो है संपत्ति मुद्रा या मजबूत मुद्रा भी कहा जाता है। वे यह विश्व स्तर पर व्यापार की जोन वाली कोई भी मुद्रा है जो कि मूल्य की स्थिर और विश्वसनीय रूप में कार्य करती है, जैसे यूएस डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक कथन हमारा सुमेलित नहीं है, एक तरफ संस्था दिए गए है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। कौन से संस्था की कौन सी कब स्थापना की गई? ठीक है, तो सुमेलित नहीं है। पहला है भारतीय लघु उद्योग, इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को, सही है। फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 को, ये भी सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को, ये भी सही है। एक्जिम बैंक की स्थापना 2 जुलाई 1986 को नहीं होती, बल्कि एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में होती है, ना कि 86 में। ठीक है, एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत की गई। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसके अलावा एक्जिम बैंक जो है CIS देशों के साथ भारत के निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए वित्त पोषण, सलाह और सहायता कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला संचालित करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है पूछा है। ठीक है, कौन से कथन सही है? पहला कथन है, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 146 देशों में 135वां रहा है। ठीक है, सही है। दूसरा है, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है, यह भी सही है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, हमारे दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व इकोनॉमिक फोरम द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक स्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। ये सभी जो है रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक यानी IBRD द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व बैंक द्वारा विश्व की 190 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग की जाती है।
अक्टूबर 2019 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ने भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वें स्थान पर रखा, 2018 में 77वें और 2017 में 100वें स्थान पर रखा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है रिपोर्ट का नाम एक तरफ दिया गया है, एक तरफ जारी करने वाला संगठन दिया गया है। पहला दिया गया है वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट। भ्रष्टाचार रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सही है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक जारी करता है कौन? यूएनईपी। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है, बल्कि ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। किसके द्वारा? IMF द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IMF ने अक्टूबर 2022 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये जो है घटाकर कर दिया गया है 6.1%। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 11 अक्टूबर 2022 को भारत की विकास दर वर्ष 2022-23 के लिए 6.8% से घटाकर 6.1% कर दी है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के 5वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला है टॉप अचीवर्स की सूची में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश शामिल है। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है टॉप अचीवर्स की जो सूची है उसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल व उड़ीसा को अचीवर्स की सूची में शामिल किया गया है, ना कि टॉप अचीवर्स की। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2022 में जारी की गई। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टेप योजना का संबंध है। तो स्टेप योजना का संबंध किससे होता है? तो ये होता है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम से। स्टेप को एक केंद्र सरकार की योजना के रूप में 1986-87 में प्रारंभ किया गया। स्टेप कौशल प्रदान करता है जो महिलाओं को रोजगार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड कहलाता है। तो वो रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो वो रिकॉर्ड कहलाता है भुगतान संतुलन। क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन का भुगतान संतुलन किसी निश्चित समय अवधि में शेष दुनिया के साथ देश के आर्थिक और वित्तीय लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को संदर्भित करता है। भुगतान संतुलन यानी BOP के 3 मुख्य घटक होते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता और आधिकारिक रिजर्व लेन देन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई 16 अक्टूबर 2014 को। पोर्टल का उद्देश्य श्रम निरीक्षण और इसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना है। इसके अलावा सुविधा पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1956 में। ठीक है, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में भारत सरकार द्वारा किया गया है। राष्ट्रीयकरण जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
उत्पादन के 4 प्रमुख कारकों में से निम्नलिखित में से कौन से एक शामिल नहीं है? तो कौन से शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है व्यय। ठीक है, व्यय उत्पादन के कारकों में शामिल नहीं है। उत्पादन के कारक जो है एक आर्थिक शब्द है। इनमें किसी वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन शामिल है। उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल होते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था पन्नीर सेल्वम समिति को। ठीक है, पन्नीर सेल्वम समिति का गठन 1997 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित संपत्तियों यानी एनपीए के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन ये जो है इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा इस समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि एनपीए में वृद्धि का मुख्य कारण देश में पुरानी कानूनी व्यवस्था और प्रचलित कानून थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों का गठन गरीबी रेखा के आकलन के लिए किया गया था? तो इसमें से किया गया था लकड़वाला समिति, तेंदुलकर, सी रंगराजन और अलग समिति, यानी ये चारों समितियां जो है का गठन गरीबी रेखा के आकलन के लिए किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के समय से ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी निर्धारण के लिए किया जाता रहा है। गरीबी निर्धारण के लिए जो है ये जो समितियां हैं, लकड़वाला समिति की स्थापना होती है 1989 में। सबको याद कर लीजिएगा, सही मिलान को पूछा जाएगा। 1989 में लकड़वाला समिति। फिर तेंदुलकर समिति आती है 2005 में। ठीक है, फिर जो है सी रंगराजन समिति आती है 2012 में और अलग समिति आती है 1977 में। ठीक है, सबसे पुरानी है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियोजित विकास से संबंधित सर्वोदय योजना, कौन सी योजना? सर्वोदय योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई जयप्रकाश नारायण के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने की तैयारी कर रही थी, तब भारत के नियोजित विकास का एक खाका प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत किया। इसे ही सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की मूल प्रेरणा गांधीवादी पद्धति का सामुदायिक रचनात्मक कार्य तथा ट्रस्टीशिप था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। यह पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को जाता है। इस रूपरेखा का उल्लेख इसी इनकी पुस्तक में मिलता है। ये लोकप्रिय अभियंता व मैसूर राज्य के पूर्व दीवान थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है, बम्बई योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो बम्बई योजना प्रस्तुत की गई थी 1944 में। ठीक है, बम्बई योजना या बॉम्बे प्लान 1945 में प्रस्तुत किया गया। यह प्लान भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसमें भारत के आर्थिक विकास की योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला एक संक्षिप्त ज्ञापन तैयार किया गया। इस प्लान में शामिल पूंजीपति JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, लाल श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्रॉफ, अर्देशियर दलाल और जॉन मथाई थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है। ठीक है, एक तरफ पंचवर्षीय योजना दिया गया है, एक तरफ लक्ष्य दिया गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो पहला है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। ठीक है, सीधे सीधे मिलान है। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थायित्व के साथ विकास की बात की गई। ठीक है, फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पे बात की गई। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में सतत विकास की अवधारणा पे बात की गई। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है।
1 4 2 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा है, अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है। एक तरफ जो है समितियां दी गई हैं, एक तरफ जो है संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। कौन सी समितियां किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो वाघुल समिति का संबंध जो है भारत में मुद्रा बाजार से है। ठीक है, किसे है? भारत में मुद्रा बाजार से। राजा चेलाइया समिति का संबंध कर सुधार से है। किसे है? कर सुधार से। तारापुर समिति का संबंध जो है पूंजी खाता में परिवर्तनीयता से है, तारापुर समिति। और नरसिंघम समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र में सुधार से है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्नों को। वाघोल समिति भारत में मुद्रा बाजार, राजा चेलाइया समिति कर सुधार, तारापुर समिति जो है पूंजी खाता में परिवर्तनीयता, और नरसिंघम समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश द्वारा किया गया। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत को सिंगापुर यानी 27.01% से प्राप्त हुआ। इसके बाद यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड से निवेश मिला। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निजी कंपनियों और पीएसयू के लिए क्रमशः सेबी द्वारा अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता एमपीएस क्या है। तो ये जो है होती है 25% और 10%। एमपीएस से आशय है कि सीमांत प्रवृत्ति यानी आशय बचाने के लिए सीमांत प्रवृत्ति से है। एमपीएस का आर्थिक उपाय है कि आय में बदलाव के चलते बचत कैसे बदलती है। सेबी द्वारा निजी कंपनियों के लिए एमपीएस 2.5% और पीएसयू के लिए एमपीएस 10% निर्धारित की गई है। ये 2.5% है, 25 नहीं बल्कि 2.5% है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सही है। दूसरा है, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते, गलत है। आते हैं, यही गलत है। ठीक है, उसके अलावा बैंकों को अपनी बचत बैंक जमा दरों को विनियमित करने की स्वतंत्रता है, सही है। नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है, ये सही है, जैसे अभी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा रहा है। तो वो साझेदार देश रहा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 2021-22 में वर्ष 2021-22 में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत के सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। ठीक है, अमेरिका से भारत का व्यापार लगभग 57,63,237 मिलियन डॉलर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2000 में प्रारंभ की गई। यह एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंबद्ध गांवों को अच्छी 12 मासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने के और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय निम्नलिखित में से कौन है। तो शीर्ष निकाय इनमें से है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR भारत में कृषि, शिक्षा एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य योजना बनाने और समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय है। ICAR कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है,
गरीबी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एकत्र किए जाते हैं? तो ये आंकड़े एकत्र किए जाते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO द्वारा जो है गरीबी पर डाटा एकत्र किया जाता है। गरीबी का अनुमान उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है। 23 मई 2019 को भारत सरकार ने NSSO और CSO को विलय की मंजूरी दी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो सकती है? तो वो बेरोजगारी हो सकती है आवर्ती बेरोजगारी। ठीक है, आवर्ती बेरोजगारी है क्या? तो आवर्ती बेरोजगारी से ऐसा है कि जब मांग में कमी होती है तो उत्पादन में भी शिथिलता आ जाती है और मांग में कमी के कारण लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए मंदी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे है, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि होती है तो जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर होती है। क्या होती है? गुणोत्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसे गुणोत्तर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जबकि संसाधनों में वृद्धि सामान्य गति से होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, माल्थस सिद्धांत कुछ इस तरह काम करता है। ठीक है, जैसे ये बढ़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये बढ़ेगा 1, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो है वो क्या होगा, उसके अनुसार जो है क्या होगा कि संसाधन जो है सामान्य गति से बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है NDB के बारे में पूछा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है कि NDB का उद्देश्य ब्रिक्स व अन्य विकासशील देशों और उभरते बाजारों में सतत विकास परियोजनाओं एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। सही है। NDB की स्थापना के लिए हस्ताक्षर 2012 नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया। दूसरा हमारा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि NDB की स्थापना का विचार 2012 में नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन में पेश किया गया। ठीक है, इसके अलावा और गठन संधि पर हस्ताक्षर छठे ब्रिक्स सम्मेलन में और ब्राजील में 2014 में किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल मनी अधिकतम कितनी अवधि के लिए उधार ली जाती है? तो काल मनी जो है अधिकतम जो है 15 दिन के लिए उधार ली जाती है। ठीक है, मुद्रा बाजार में काल मनी मुद्रा वह मुद्रा है जो बहुत कम समय अर्थात 1 दिन के लिए उधार ली जाती है। 1 दिन। ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, 1 दिन के लिए उधार ली जाती है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था राजाध्यक्ष समिति के अंतर्गत। सन 1953 में राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर भारतीय विमान उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्रमशः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को कवर करने के लिए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तम पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उत्तम पोर्टल संबंधित है हमारा कोयला मंत्रालय से। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक ऐप या पोर्टल को लॉन्च किया, जिसे उत्तम यानी अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोयला कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु व प्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से नहीं है भारत, पाकिस्तान, इजराइल, सूडान। भारत, इजराइल, सूडान। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत भी जो है हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा 13 मई 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई। तो 13 मई 2012 को, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है 2015 को प्रारंभ किया गया ग्लोबल बिजनेस समिट किस समूह की एक पहल है? तो ये पहल है टाइम्स की पहल है, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस समिट 15 जनवरी 2015 को टाइम्स ग्रुप द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से किस दर पर पैसे उधार लेते हैं? तो ये लेते हैं रेपो रेट पर, ठीक है। रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसे उधार लेते हैं धन की कमी की स्थिति में, ठीक है। रेपो रेट का उपयोग मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भी किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनांकिकीय लाभांश से तात्पर्य है? तो जनांकिकीय लाभांश वो होता है जिसमें जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या की अधिकता होती है, ठीक है। काम करने वाले लोगों की संख्या और उन पर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात जितना अधिक होगा उस आर्थिक उत्पादन में उससे मदद मिलेगी। अतः जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या की अधिकता जनांकिकीय लाभांश कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, ठीक है। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। ये स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1935, ठीक है, स्थापना होती है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय विषय यानी थीम क्या रही है? तो 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या रही है? तो उसकी थीम रही है एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच परियोजना और नीति कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा है जिसे काम पूरा करने के लिए अत्यधिक कुशल माना जाता है। इसे 2001 में विकसित किया गया था। एजाइल अप्रोच को कोविड-19 महामारी के लिए भारत की आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो ये वृद्धि अनुमानित की गई थी 9.2% की, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे आंकड़े आपको याद करते चलने हैं, ठीक है। याद करते रहेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो कृषि क्षेत्र में जो है 3.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? पहला कथन हमारा कहता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्रों में 11.8% की वृद्धि हुई, सही है। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र में समग्र रूप से 8.4% की कमी आई है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि सेवा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र रूप से 2020-21 में कमी आई थी, ना कि 21-22 में। 2020-21 में ये कमी आई थी, ना कि 21-22 में, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। कितना? 8.2% बढ़ा है और 2020-21 में 8.4% कम हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में आयात निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है, आयात निर्यात के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन हमारा कहता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के कुल निर्यात में 16.5% की बढ़ोतरी हुई है, सही है। दूसरा है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के कुल आयात में 29.4% की बढ़ोतरी हुई है, ये भी सही है।
ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से कथन सही है। पहला कथन कहता है कि इसके अंतर्गत विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा के अलावा सोने के भंडार, एडीआर और आईएमएफ के पास जमा विदेशी मुद्रा भंडार भी शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों हम ऑप्शन हमारे सही हैं। इसके अलावा नवंबर 2021 के अंत तक भारत, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा जो है विदेशी मुद्रा धारक देश है। यानी पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा भारत। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, तो सकल मूल्य संवर्धन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है, तो ये हिस्सेदारी रही है 18.8% की। कितनी? 18.8% की 2021-22 में पूछा जा रहा है। अगर 2020-21 में बात की जाए तो वो 20.2% रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एमएसएमई से खरीद अनिवार्यता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 25% एमएसएमई से क्रय करना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं, पहला सही नहीं है, बल्कि 25 नहीं 50% का जो है क्रय करना आवश्यक है। दूसरा है 50, पहला सही नहीं है। दूसरा है, सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 25% एमएसएमई से क्रय करना आवश्यक है। तो दूसरा हमारा सही है, भी सही है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? अच्छा, पूछा है कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा कथन पूछा है सत्य है, तो पहला ही हमारा सत्य है। ठीक है, दूसरा सत्य है, 25 नहीं, यहाँ 50% होगा। ठीक है, 50% क्रय करना आवश्यक है। तीसरा हमारा है, सी कहता है, सभी सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा निजी कंपनियों को संयुक्त रूप से अपनी वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकताओं का 50% से कम क्रय करना। तो यहाँ 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न जो है, स्मर्फिंग शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो स्मर्फिंग क्या होता है? स्मर्फिंग होता है मनी लॉन्ड्रिंग से। स्मर्फिंग शब्द का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है। स्मर्फिंग एक मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक है जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी की संरचना को कई छोटे लेन देन में शामिल किया जाता है। ऐसा धन का स्रोत छिपाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2021 में निम्नलिखित में से कितनी हो गई है। तो ये हो गई है 2। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर 2021 में 2 रह गई है। साथ ही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। संस्थागत जन्म दर में सुधार हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है,
केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो जीडीपी का अनुमानित है 6.4%। ठीक है, इकोनॉमी थोड़ी कठिन होती है, जानते ही हैं, एक दो बार ये सारे प्रश्नों को देखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत में 2021-22 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 14,000 से अधिक हो गई है। 4 भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिसमें यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई है, जिसमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वय वंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वय वंदन योजना या वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी पेंशन योजना के रूप में शुरू की गई है, सही है। इसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा मई 2017 से मार्च 2020 तक लागू किया गया, ये भी सही है। दोनों कथन हमारा सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसी की अवधि 10 साल की होनी चाहिए इसमें, और वय वंदन योजना के लिए पात्रता 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा निवेश सीमा 15 लाख प्रति वरिष्ठ नागरिक, न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह और अधिकतम 10,000 प्रति माह होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सहकर मित्र योजना का संबंध किससे है? तो सहकर मित्र योजना का संबंध है सहकारी क्षेत्र के बारे में सीखने के लिए युवा पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप योजना। ठीक है, सहकर मित्र योजना एक ऐसी व्यवस्था है जहां सहकारी क्षेत्र के बारे में युवा पेंशनरों को सीखने का अनुभव प्रदान करने संबंधी सशुल्क इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसकी अवधि 4 महीने है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2020 को लाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजना है, एक तरफ उद्देश्य दिया गया है। योजनाएं जो है कौन सी हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं? मिशन कर्मयोगी का संबंध, अच्छा सुमेलित नहीं है पूछा है। मिशन कर्मयोगी है सिविल सेवकों में क्षमता निर्माण से। आयुष्मान सहकर योजना है स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे का निर्माण से, सही है। मिशन सागर है हिंद महासागर के देशों के लिए कोविड-19 राहत मिशन, सही है। कुसुम योजना, यही गलत है। कुसुम योजना होती है सौर ऊर्जा से संबंधित, सौर उत्पादन से, कई बार मैं बताया हूँ, सौर उत्पादन से संबंधित होती है कुसुम योजना। ठीक है, कुसुम योजना का संबंध भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन को आगे बढ़ाने से है। कुसुम योजना को किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसानों को सौर खेती का लाभ प्रदान करना है। इसके लिए सरकार 1.75 मिलियन ऑफ ग्रिड कृषि और पंप वितरित करेगी। साथ ही बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इस योजना को मार्च 2021 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दीक्षा, कौन सा? दीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है, यह एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है जिसका उपयोग देश भर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूरस्थ माध्यम से शिक्षा के लिए किया जा रहा है, सही है। दूसरा है, एनसीईआरटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में एक पहल है, ये भी सही है। तीसरा है, दीक्षा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोग के लिए उपलब्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब तीनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है 135। ठीक है,
सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का वर्ष 2022 में ग्लोबल पीस रैंकिंग में 163 देशों में भारत का स्थान 135वां है। 2021 में भारत का स्थान 139वां था। सबसे शांत देश आइसलैंड व सबसे अशांत अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह इंडेक्स ब्रिटेन के इकोनॉमिक्स ग्रुप के इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। सही है। दूसरा है, इस सूची में भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और मुंबई को क्रमशः 112वां 117वां स्थान मिला है। गलत है। क्यों? क्योंकि इस सूची में भारत के 2 शहरों दिल्ली और मुंबई को, पहला दिल्ली को 112वां और मुंबई को 117वां स्थान मिला है। सर्वोच्च स्थान वियना ऑस्ट्रेलिया को मिला है। सबसे नीचे 173वें स्थान पर 10वीं सीरिया को मिला है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। अगला है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के 63 देशों ने भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 37वां। ठीक है, स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें कुल 63 देशों में भारत का स्थान 37वां रहा। 2021 में भारत का स्थान 43वां था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में संपन्न विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन जून 2022 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। WTO का मुख्यालय जिनेवा में ही है। इसके अलावा इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर ने 1 जुलाई 2022 से नीति आयोग के CEO का पद ग्रहण किया। इनसे पहले इस पद पर अमिताभ कांत थे और सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जोतों का औसत आकार कितना है? तो जोतों का औसत आकार है 29%। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, रट लीजिएगा। यूपी स्पेशल सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जोतों का औसत आकार कितना है? 29%। ठीक, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2001 में अगर ये बात की जाए तो 41.1% रहा। ये 2001 की जनगणना का आंकड़ा है। ठीक है, 2001 की जनगणना का आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के वित्तीय बजट 2022-23 में कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? तो इसके लिए धनराशि जो आवंटित की गई है वो है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रयागराज 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है जानते ही हैं महाकुंभ लगता है प्रयागराज में। अगला है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा की मजदूरी दर 182 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो मनरेगा की मजदूरी कर दी गई है 201 रुपये। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, प्रतिदिन मजदूरी कितनी कर दी गई है? तो वो कर दी है 201 रुपये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा GSDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो GSDP का अनुमानित है 4.27%। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना का संबंध है। तो बाबूजी कल्याण योजना का संबंध किससे है? सोलर स्ट्रीट लाइटिंग से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। राज्य के सभी गांवों में सोलर लाइट लगाने के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना नामक योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योगी योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन हमारा है, योगी योजना, पहला कथन है, इस योजना का उद्देश्य यूपी के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है। दूसरा है, इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है एवं जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना है। दूसरा भी सही है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करना शामिल है। तीसरा भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या सुमंगला योजना, बहुत अच्छी योजना है, के संबंध में विचार कीजिए। कन्या सुमंगला योजना पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? पहला, इसके अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख तक निर्धारित की गई है। सही है। इसमें जन्म से लेकर बेटी की स्नातक शिक्षा पूरी होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा देने का प्रावधान किया गया है। यह भी सही है, दोनों ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, थोड़ा और जान लीजिए। इस योजना का आरंभ 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को शामिल किया गया है। यदि किसी महिला के पहले प्रसव से बालिका व दूसरे प्रसव से जुड़ा हुआ बालिकाएं हो तो तीनों को लाभ का प्रावधान है। यदि परिवार ने किसी अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों दोनों को मिलाकर अधिकतम 2 बालिकाओं को लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पशुधन के संबंध में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, नहीं दूसरा स्थान है, सॉरी, कौन सा स्थान है? प्रथम। ठीक है, प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी सही है। पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान है। देश के कुल पशुधन का 13.4% यूपी के पास है। कितना? 13.4%। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। 13.4% यूपी के पास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में। कहाँ है? झांसी में। ठीक, यानी राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से कहाँ है? तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पार्क है ग्रेटर नोएडा और आगरा दोनों जगह। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु गौतम बुद्ध नगर व आगरा दोनों में निर्यात जो है संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जयपुर राजस्थान में बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना गन्ने के मूल्य में उन्नत अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक यानी EPI 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान निम्नलिखित में से क्या है? तो उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है
छठा, कौन सा? छठा है। नीति आयोग द्वारा जारी EPI 2021 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर रहा। शीर्ष 5 स्थान पर क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व हरियाणा है। इस सूचकांक में 4 स्तंभ, 11 उप स्तंभ और 60 संकेतक शामिल हैं। EPI के अंतर्गत चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, निर्यात के लिए एक सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहित करना शामिल है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल गन्ना है, जानते ही हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये सभी से। इस योजना में देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव शामिल होंगे। इसके अंतर्गत गांव में आवासीय और पर्यटन केंद्र बनाए जाने का प्रावधान है। योजना में शामिल गांवों में बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत भारत की उत्तर सीमा यानी चीन के साथ पर स्थित गांवों को शामिल किया गया है। गांवों में बुनियादी ढांचा, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, दूर संचार, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए सीधे घर तक पहुंच का प्रावधान है। उत्तरी सीमा में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आधारभूत ढांचा बनाया जाएगा। इसके अलावा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी विकसित किए जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बजट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है कि यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल है, यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। कितना? 6,15,518.97 करोड़ रुपए, ठीक है। इसे संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह भी सही है। बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हितग्राही परिवार को वर्ष में 2 निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। यह भी सही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के तहत 15,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, चारों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन से कथन सही है? सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, देश की रक्षा में शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित करना। दूसरा है, इन ग्रामों के पक्के सड़क मार्ग से जोड़ना व इन मार्गों का नाम शहीद पथ रखना। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत इन ग्राम संपर्क मार्गों को गौरव पथ नाम होगा, ना कि शहीद पथ। क्या नाम होगा? याद कर लीजिएगा, गौरव पथ, ठीक है, गौरव पथ, ना कि शहीद पथ, ठीक। तीसरा है, इन ग्रामों में तोरण द्वार द्वारा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बाल सेवा योजना के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो बाल सेवा योजना में पहला है, यह योजना 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई गई। सही है। यह कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित योजना है, जिसके माता पिता विधिक अभिभावक की मृत्यु 22 मार्च 2020 के बाद हुई है। दूसरा ही असत्य है, ठीक है, दूसरा असत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिनके माता पिता या विधिक अभिभावक, आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020, न कि 22 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2020 के बाद
कोविड-19 महामारी से हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि असत्य है। सी और डी को भी देख लेते हैं। सी कहता है इसमें 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बच्चे शामिल हैं। सही है। सरकार द्वारा बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक को 4,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। बहुत आसान प्रश्न है। ये कहाँ स्थित है? तो ये है बनारस में। कहाँ है? बनारस में। ठीक है, कहाँ है? बनारस में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य और ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत 20 शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का जिला शामिल नहीं है बागपत। कौन सा? बागपत। बागपत शहर राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022 के सोलर सिटी में शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें 20 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? एक बार नाम सुन लीजिएगा, बस हो गया। नाम है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, मुजफ्फरपुर, मथुरा, अयोध्या, आजमगढ़ और मिर्जापुर। ठीक है, तो ऑप्शन सी बागपत शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी NIESBUD निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है नोएडा में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIESBUD नोएडा में स्थित है। यह संस्थान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एक प्रमुख संगठन है। यह संस्थान उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान आदि में लगा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूपी सरकार ने जनवरी 2022 में दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि को 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 300 से बढ़ाकर इसको कर दिया है 1,000 रुपये। कितना? 1,000 रुपये। यूपी में दिव्यांग भरण पोषण धनराशि को 3 जनवरी 2022 को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। ठीक है, और जो पहले मात्र 300 रुपये थी। ठीक है, इससे प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इसके लिए 2022-23 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक था जो विशुद्ध रूप से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित था? तो ये बैंक था अवध वाणिज्य बैंक। कौन सा? अवध वाणिज्य बैंक। भारतीय बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित सीमित देयता वाला पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 में फैजाबाद में हुई थी। भारतीयों द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित बैंक PNB था। इसे 1895 में लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली भारत में जन्मी पहली महिला अर्थशास्त्री कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली महिला अर्थशास्त्री थी गीता गोपीनाथ। ठीक है, भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ 2019 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। इससे पहले भारत में जन्मे रघुराम राजन भी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष कराधान सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर राजा चेलाइया को। किसको? डॉक्टर राजा चेलाइया को। डॉक्टर राजा चेलाइया को प्रारंभिक भारत में प्रत्यक्ष कराधान सुधारों के जनक कहा जाता है। उन्हें 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है FMCG का पूरा नाम क्या है? तो FMCG का पूरा नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ऐसे उत्पाद होते हैं जो जल्दी और अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेचे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ आदि। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष सोने के आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है? तो ये अनिवार्य की गई थी 2021 से। वर्ष 2021 में इसे लागू किया गया। भारत सरकार ने BSI हॉलमार्किंग योजना को हॉलमार्किंग और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड वियना कॉन्फ्रेंस 1972 के साथ जोड़ दिया इसे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ा आयातक देश निम्नलिखित में से कौन सा रहा? तो भारत के लिए सबसे आयातक देश रहा है चीन। भारत ने वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा आयात चीन से किया। इसके बाद UAE, USA, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक रहे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक किस वस्तु का निर्यात किया? तो सबसे अधिक निर्यात किया था इंजीनियरिंग सामान का। किसका? इंजीनियरिंग सामान का। भारत का 2021-22 में सर्वाधिक निर्यात इंजीनियरिंग सामान का रहा। कितना? 8,361.28 अरब रुपए। ठीक है, इसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद 5,038.5 अरब रुपए, रत्न और आभूषण 2,914.81 अरब रुपए, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन 2,189.07 अरब रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम की जाती है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो जब किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम की जाती है तो इसका प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि। क्या पड़ता है? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय में वृद्धि। जब ब्याज दर घटती है तो नागरिक अपनी मुद्रा को बैंकों में नहीं रखना चाहते क्योंकि उन्हें उच्च रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसे में नागरिक अर्थव्यवस्थाओं में नकदी प्रवाह या निवेश व्यय करते हैं। वे उत्पादक चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें आदि में पैसे खर्च करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और अगला होगा करंट अफेयर्स का टेस्ट। ठीक है, 150 प्रश्नों का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।